नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक बूढ़े पिता, उनकी भूली हुई जिम्मेदारियों की खोज में निकले बेटे और एक ऐसी साधारण औरत की जिसने परायेपन में भी अपनापन ढूंढ लिया। यह कहानी प्यार, गलतफहमियों, झूठे इल्ज़ामों और आखिरकार माफ़ी के सच्चे अर्थ की यात्रा है। जब रिश्तों में शक की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो सच को बचाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, देखिए। टूटे विश्वास के साए में। कहते हैं ना, बेटा जब बड़ा होता है तो पिता छोटा नहीं होता, पर कभी कभी हालात उसे इतना छोटा महसूस करा देते हैं कि उसकी अपनी ही छाया उसे डराने लगती है। अंबिकापुर शहर के विजयनगर की संकरी गलियों में रहने वाले विश्वनाथ प्रसाद की जिंदगी अब एक स्थिर झील की तरह थी, शांत, गहरी और अकेली। पत्नी उमा के गुजरने के बाद उनके घर का हर कोना उनके साथ सिसकियां भरता था। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी, अब वहाँ की दीवारें उनके कदमों की आहट तक सुन लेती थी। विश्वनाथ जी की सुबह उठकर अपने कमरे की खिड़की खोलते और बाहर बहती नदी सुहानी को देखते, लेकिन मन में सिर्फ एक ही कसक रहती, अब मेरा अपना कौन है। उनका बेटा आर्यन कई साल पहले चेन्नई चला गया था। आईटी कंपनी में नौकरी, आधुनिक लाइफस्टाइल और उसी चकाचौंध में खोती एक भारतीयता। पहले साल आर्यन विश्वनाथ जी को अपने पास ले गया था, फिर धीरे धीरे वो आने का वक्त कम करता गया। अब तो फ़ोन भी हफ्तों में एक बार आता। विश्वनाथ जी को कोई शिकायत नहीं थी, बस एक दर्द था। बेटा बदल गया है या वक्त ने उसे बदल दिया। उनका घर संभालती थी कमला देवी, विजयनगर की वही साधारण साड़ी पहने, माथे पर हल्की बिंदी लगाए एक मेहनतकश औरत, जो किसी के घर में खाना बनाती, कहीं झाड़ू पोछा करती। कमला का बेटा 2 साल पहले बीमारी से चला गया था। उस दुख में भी वो अकेली नहीं टूटी। उसने ज़िंदगी से लड़ना सीखा, पर मुस्कान कभी नहीं छोड़ी। विश्वनाथ जी अक्सर उससे यह कहा करते, कमला, तुम्हारे जैसा हौसला आजकल लोगों में कहाँ। और कमला हमेशा मुस्कुरा देती। उस दिन दोपहर में विश्वनाथ जी पुराने बक्से में अपनी पत्नी के खत सहेज रहे थे कि अचानक गली में कार का हॉर्न बजा। चेन्नई नंबर की चमचमाती कार। दरवाज़ा खुला तो सामने उनका बेटा आर्यन, उसकी पत्नी नैना और 2 बच्चे, आद्या और वैभव। विश्वनाथ जी के मुंह से निकला, अरे बेटा, तुम लोग आए बिना बताए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, सोचा सरप्राइज़ दे दूं। लेकिन नैना का चेहरा उतना ही ठंडा था जितनी एयर कंडीशनर वाली हवा। घर में घुसते ही उसने कहा, आर्यन ने घर बहुत पुराना है, बच्चों को तो एलर्जी भी हो जाएगी। कम से कम एक एरिया तो रेनोवेट कराते। विश्वनाथ जी मुस्कुरा दिए, बेटी, ये पुराना घर है, पर इसमें प्यार नया है। तुम देखना, आदत पड़ जाएगी। नैना ने आंखें फेर ली। बच्चों के लिए ये घर मानो किसी गांव की हवेली था। आद्या ने कमरे में जाते ही कहा, डैड, ये घर तो जानवरों के शेड जैसा है, और कोने में रखा एक पुराना शीशा गिरा दिया। विश्वनाथ जी घबरा कर बोले, अरे बिटिया, जरा संभल कर। आद्या चिढ़कर बोली, दादा प्लीज़, आप मेरा रूम डिस्टर्ब मत कीजिए। विश्वनाथ जी घबरा कर बोले, अरे बिटिया, जरा संभल कर। आद्या चिढ़कर बोली, दादा प्लीज़, आप मेरा रूम डिस्टर्ब मत कीजिए। उनके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। शाम को कमला काम करने आई तो बोली, बापूजी, आज आप दुखी लग रहे हो। विश्वनाथ जी बच्चों की तरफ बोल पड़े, कमला, मेरे ही घर में मैं मेहमान बन गया हूँ। लगता है बेटा अपना नहीं रहा। कमला ने हाथ जोड़कर कहा,
बाबूजी, बेटा अपना ही होता है, बस समय की हवा ने उसे थोड़ा बहा दिया था। आप तो हंसिए, मैं हूं ना। उसी समय नैना ने बाहर आकर कमला को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आप कल से हर हफ्ते सिर्फ 2 घंटे आया करिए। हमें किसी बाहर वाले के यहाँ ज़्यादा आने जाने की आदत अच्छी नहीं लगती। कमला का चेहरा उतर गया। विश्वनाथ जी सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे कोई उनके घर का दिल तोड़ निकाल कर फेंक रहा है। अगली सुबह जब बच्चे स्कूल जाने लगे, नैना ने जोर से कहा, पापा, आप बच्चों के कमरे में ना जाया करें, आपसे उन्हें असहजता होती है। विश्वनाथ जी जैसे पत्थर हो गए। धीरे से बोले, मैं तो बस उनका दादा हूँ, डर क्यों लगेगा उन्हें। नैना ने ठंडे स्वर में कहा, पापा, आजकल जनरेशन गैप होता है, आप नहीं समझेंगे। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी के 60 साल एक ही वाक्य में मिटा दिए गए। उस रात विश्वनाथ जी देर तक छत पर बैठे रहे। नीचे सुहानी नदी का पानी बह रहा था। हवा में ठंडी थी और खिड़की के अंदर हंसी की आवाज़ आ रही थी, पर वो हंसी में अब उनका नाम शामिल नहीं था। धीरे से बोले, अगर मेरा होना ही बोझ है तो मैं हट जाता हूँ। उन्होंने एक छोटा बैग उठाया, दराज में से कुछ पैसे रखे और बिना किसी आवाज़ के दरवाज़ा खोला। कमला अपने कमरे की खिड़की में से ये सब देख रही थी। वो तुरंत बाहर आई, उनका पल्लू पकड़कर बोली, बाबूजी, कहाँ चल दिए? आप अकेले कैसे रहेंगे? विश्वनाथ बोले, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रहना भी नहीं चाहिए। चल कमला, तेरे घर चलते हैं, एक कोरा ही काफ़ी है। और दोनों अंधेरे में धीरे धीरे चले गए। कमला के छोटे से घर में एक पुरानी चारपाई, कोने में जलता दिया और सूती पर्दे हवा में डोल रहे थे। घर छोटा था पर दिल बड़ा, और विश्वनाथ जी के लिए यही सबसे बड़ी राहत थी। उन्होंने धीरे से चारपाई पर बैठते हुए कहा, कमला, तेरे छोटे से घर में मुझे अपनी उमा की खुशबू आती है। सादगी, शांति, अपनापन। कमला ने आंचल से हाथ पोंछते हुए कहा, बाबूजी, गरीब का घर छोटा ज़रूर होता है, पर उसमें जगह दिल की होती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। विश्वनाथ जी ने पहली बार सुकून वाली सांस ली। चेन्नई से आए आर्यन और उसका परिवार जब सुबह उठा तो घर में खामोशी थी। न दादा की आवाज़, न चाय की खुशबू, न माँ के समय में घर में गूंजने वाली शांति। आद्या ने सबसे पहले नोटिस किया, मॉम, दादा दिखाई नहीं दे रहे। वैभव ने कहा, वो शायद नदी किनारे गए होंगे। लेकिन तभी नैना की नज़र दरवाजे पर गई। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था और जूते भी गायब थे। नैना घबरा गई। आर्यन, लगता है पापा कहीं चले गए। आर्या ने गंभीर आवाज़ में कहा, चले गए, पर कहाँ? आद्या तुरंत बोल पड़ी, डैड, कहीं वो कमला आंटी के घर तो नहीं गए? कल रात भी वो उनके साथ काफ़ी देर तक बात कर रहे थे। नैना के दिमाग में जैसे आग लग गई। आर्यन पापा को ये कमला बिल्कुल पसंद नहीं, और ये औरत, ये हमारे परिवार में दखल दे रही है। आद्या ने चिढ़कर कहा, मॉम, वो तो दादा के साथ इमोशनली अटैच्ड है। मुझे तो शक है दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। यह बात सुनकर आर्या का दिल जोर से धड़का। वृद्ध पिता, एक साधारण विधवा औरत और बच्चों के मन में ऐसे जहरीले बीज। उसे 2 पल के लिए अपने बच्चों से डर लगने लगा। वो सड़क पर निकल आया, मन में बस एक ही बात, मेरे पिता कहाँ होंगे। वो विजयनगर की गलियों में एक एक कदम बढ़ता जा रहा था, आंखों में चिंता और मन में अपराध बोध। पापा ने कल तक कुछ कहा क्यों नहीं? क्या मैं इतना दूर चला गया कि उनसे कि दर्द बांटने की हिम्मत भी नहीं रही? गलियों के मोड़ पर उनका सामना दुकानदार से हुआ। अरे बेटा, सुबह सुबह तुम्हारे पिताजी कमला बहन के साथ निकले थे, लगता है उनके घर गए होंगे। आर्यन ने तेजी से कदम बढ़ाए और कमला के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और अंदर का नज़ारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। कमला चूल्हे पर रोटी बना रही थी और एक तरफ विश्वनाथ जी चुपचाप बैठे थे। आर्यन अंदर घुसते ही रो पड़ा।
पापा ये क्या है? आप घर छोड़कर क्यों आ गए? विश्वनाथ जी ने धीरे से कहा। मैंने घर नहीं छोड़ा बेटा, बस अपनी इज्जत की आखिरी बची सांसें बचाने की कोशिश की। आर्यन का सिर झुक गया। पापा आपने मुझ पर इतना अविश्वास कर दिया। विश्वनाथ बोले, अविश्वास तुमने किया है बेटा, मुझ पर नहीं, रिश्तों पर। कमला धीरे से बोली, बाबूजी गुस्से में बात मत बढ़ाइए। आर्यन बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत टूट गए हैं अंदर से। आर्यन ने एक पल के लिए कमला को देखा। सरल, शांत और पूरी तरह साफ मन वाली वो महिला जिसे उसके घर वालों ने अफेयर वाली कह दिया था। उसका दिल शर्म से भर गया। उधर घर में नैना गला फाड़कर रो रही थी। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, कहीं वो बूढ़ा आदमी कुछ गलत ना कर ले या फिर कमला से पैसे लेकर हम पर केस कर दे। आद्या ने आँख में घी डालते हुए कहा, डैड को कॉल कीजिए, कहीं ये वो गलती से गिर न गए हो। वैभव डर गया। दीदी ऐसा मत बोलो, दादा अच्छे हैं। नैना भड़क उठी, अच्छे? वो बुढ़ापे में नौकरानी के साथ शहर शहर घूम रहे हैं। जब आर्यन घर लौटा, नैना गुस्से में खड़ी थी। कहाँ थे आप? आपके पिताजी कमला के घर क्यों गए? आर्यन ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पापा जहाँ जाए जा सकते हैं, उन्हें किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। नैना को ये बात चुभ गई। वो चिल्लाने लगी, ओह, तो अब आप भी इस बूढ़ी औरत के साथ खड़े हो गए? आखिर ये मामला आपके परिवार में क्या खास है? आर्यन की आंखों में एक ठंडा सन्नाटा उतर गया। जो इंसान दुख के साथ साथ खड़ा हो वही सच्चा परिवार होता है। लेकिन बात बिगड़ने ही वाली थी। रात 11 बजे का समय था। आर्यन को घर से फ़ोन आया, पापा तुरंत घर आइए, नैना की तबीयत खराब है। वो भागते हुए कमला के घर आए। पापा चलिए, नैना गिर गई है, सिर फट गया है। विश्वनाथ घबरा गए। क्या? चलो बेटा। दोनों भागते हुए पहुंचे। घर के बाहर आद्या रो रही थी। दादा प्लीज़ आइए, मम्मी का खून बह रहा है। लेकिन जैसे ही विश्वनाथ अंदर आ गए, दृश्य कुछ और ही था। नैना जमीन पर थी, सिर में चोट, खून बह रहा था और उसकी उंगली सख्ती से उनकी तरफ उठी। ये बूढ़ा आदमी आया था, इसी ने मुझे धक्का दिया है। आद्या चिल्ला उठी, डैड देखिए, दादा मम्मी को मारने आए थे। ही ट्राइड टू किल हर। पूरा घर अचानक एक चीख, आरोप और भय का तूफान बन गया। आर्यन के पैर काम नहीं कर रहे थे। नैना क्या बोल रही हो? पापा रात भर तो कमला के घर पर थे। लेकिन आद्या जोर से चिल्लाई, डैड, दादा झूठ बोल रहे हैं। उनका कमला के साथ अफेयर है। वो रात में चुपके से आए और मम्मी से लड़ने लगे। विश्वनाथ जी का दिल रुक गया। बेटा, मैं अपनी बहू पर हाथ उठाऊंगा? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? लेकिन नैना का दावा पक्का था। उसने बिना सोचे सीधे उंगली उठाई। ये दादा, इन्होंने मम्मी को मारना चाहा। कमला भागती हुई अंदर आई। नहीं, बाबूजी रात भर मेरे घर थे, ये झूठ है। पर आद्या चिल्लाई, तू चुप रह, तू ही सब जड़ है। और पुलिस ने विश्वनाथ बाबू को गिरफ्तार कर लिया। उनकी कलाई पर ठंडी हथकड़ी लग गई। विश्वनाथ बाबू के चेहरे पर सिर्फ एक बात लिखी थी, मेरे अपने ही मुझे शर्मिंदा कर गए। आर्यन ने रो पड़ा, पापा मैं कुछ नहीं कर पाया। कमला चीख उठी, न्याय कहाँ है? सच कहाँ है? एक बूढ़े बाप को झूठे इल्ज़ाम में पकड़ रहे हो। लेकिन कोई नहीं सुना। विश्वनाथ जब ले जाए जा रहे थे, उन्होंने वही चुप्पी साथ ली। आर्यन वही गिर पड़ा, कमला वही फूट फूट कर रोई। अंबिकापुर का विजयनगर थाना, देर रात 1 बजे। एक तरफ नदी की ठंडी हवा, दूसरी तरफ चौकी में बंद एक बूढ़े पिता की टूटी आंखें। विश्वनाथ जी की कलाई पर लगी हथकड़ी जब सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं थी, वो उनके विश्वास के टूटने की आवाज़ थी। मन में सिर्फ एक ही सवाल, क्या मैं इतना पराया हो गया था अपने ही घर में? उधर खड़ी कमला देवी अपने आंचल से बार बार आंसू पोंछ रही थी। भगवान, इस बूढ़े आदमी ने कौन सा पाप कर दिया था? एक घर से निकाल दिया, अब जेल में डाल दिया।
अस्पताल में नैना के सिर पर पट्टी बंधी थी। चोट गहरी थी पर जान को खतरा नहीं था। आद्या और वैभव दोनों कमरे के बाहर बैठे थे। वैभव रो रहा था। दीदी, दादा ने ऐसे नहीं किया होगा, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते। आद्या ने चिढ़कर कहा, अरे तू चुप रह, तुझे क्या पता रिश्ते कैसे होते हैं। वो बूढ़ा आदमी, वो तो बस परेशानी है। लेकिन आद्या के दिल के अंदर एक बात घूमती रही, क्या मेरे दादा सच में किसी को धक्का दे सकते हैं? आर्यन का दिमाग दो हिस्सों में बंट चुका था। सुबह होते ही वो थाने पहुंचा। विश्वनाथ जी के सामने उनके पैरों में गिर गया। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। विश्वनाथ ने धीरे से कहा, बेटा, इंसान गलती से बड़ा नहीं होता, गलती से सीखकर बड़ा होता है। तू उठ, रो मत, मैं तेरा बाप हूँ, पत्थर नहीं। तभी पड़ोस की गुलशन आंटी दौड़ते हुए आई। आर्यन बेटा, मैंने अब सब अपनी आंखों से देखा था। आर्यन हक्का बक्का, क्या क्या देखा आपने? गुलशन आंटी जोर से बोली, घटना वक्त तुम्हारे पिताजी घर के अंदर थे ही नहीं। रात लगभग 10:30 बजे मैंने कमला को उनके घर पर देखा और मैं तो अपने घर की खिड़की से स्पष्ट देख रही थी। तुम्हारे पिताजी उसके घर में बैठे थे। आर्यन का सिर घूम गया। उसके अंदर का पिता और पुत्र दोनों रो पड़े। गुलशन आंटी आगे बोली, नैना अपने फ़ोन में कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी और तभी उसका पाँव फिसल गया। वो गिर गई, सिर बुरी तरफ टकराया, लेकिन होश में आते ही उसने पूरा इल्ज़ाम तुम्हारे पिताजी पर लगा दिया। आर्यन के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, मैंने अपने ही पिता के साथ क्या कर दिया? आर्यन तुरंत एसएचओ के पास गया। सर, मेरे पिता निर्दोष हैं, उन पर लगाया गया आरोप झूठा है। एसएचओ ने कहा, सबूत? आर्यन बोला, मेरे पास गवाह है और सीसीटीवी फुटेज भी। वो घर गया। बाहर दुकान के सीसीटीवी में रात के 12:02 पर कमला और विश्वनाथ दोनों उसके घर पर बैठे दिखे। एसएचओ बोला, तो महिला झूठ बोल रही है? आर्यन की आवाज़ टूट गई। हाँ सर, वो डर, गुस्से और गलतफहमी में गलत बयान दे बैठी। कमला ने चुपचाप कहा, सर, ये बूढ़ा आदमी किसी को धक्का क्या देगा? खुद के आंसू भी संभालने नहीं संभलते उससे। एसएचओ ने भारी मन से कहा, प्रसाद जी, आप जा सकते हैं और बेटा अपने पिता से माफ़ी मांग लो। विश्वनाथ की हथकड़ी खुली पर उनके दिल की बेड़ियां अभी भी बाकी थी। जब विश्वनाथ अपने बेटे के साथ घर लौटे, दरवाजे पर आद्या खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला। उसने धीमी आवाज़ में कहा, दादा, आई एम सॉरी। विश्वनाथ ने उसकी ओर देखा। प्यार, दर्द और करुणा तीनों एक साथ उनके चेहरे पर थे। उन्होंने बस इतना कहा, बिटिया, गलती इंसान करता है पर माफ़ी भगवान दिलवाता है। आद्या फूट फूट कर रो पड़ी। उधर वैभव चुपचाप दादा के गले लग गया। दादा, प्लीज़ मत जाइएगा। और सच का सामना नैना को भी करना था। अस्पताल का कमरा शांत था। नैना की आंखें हल्की हल्की खुल रही थी। चेहरे पर फीकी थकान, माथे पर पट्टी और भीतर बेचैनी का सागर। उसने चारों तरफ देखा। आद्या, वैभव, कमला और एक कोने में खड़े विश्वनाथ बाबू। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द और ममता थी। नैना के होठ कांपे। पापा, मैंने आप पर झूठा इल्ज़ाम। विश्वनाथ ने धीरे से कहा, बेटी, चोट तुम्हें लगी है, कसूर किसका है ये बाद में देखेंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। नैना की आंखें भर आई। उसके दिल में पहली बार एहसास जागा, मैंने कितना बड़ा अन्याय किया इस बूढ़े इंसान के साथ। आद्या बोली, दादा, मैंने भी गलत कहा, मैं मम्मी को बचाना चाहती थी, मैं डर गई थी। विश्वनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर इंसान को गलत बना देता है बिटिया, पर माफ़ी उससे फिर सही कर देती है। कमला एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। बाबूजी, अगर मेरी वजह से आपके घर में फूट पड़ी तो मैं इसी वक्त चली जाती हूँ। विश्वनाथ तुरंत बोले, कमला, अगर तू चली गई तो इस घर में फिर कभी अपनापन वापस नहीं आएगा। आर्यन भी आगे बढ़ा, आंटी, आप इस घर की लकीर हो।
अगर आपके दिल में हमेशा क्षमा है तो पापा ने हमें आज माफ़ी के असली अर्थ सिखाए हैं। 3 दिन बाद विश्वनाथ जी को घर लाया गया, लेकिन यह वही घर नहीं था। अब उसमें पुराने गुस्से की हवा नहीं, बल्कि नए संवेदनशीलता की खुशबू थी। कमला घर में पूजा का दिया जला रही थी। आद्या रसोई में चाय बना रही थी। दादा, आज मैं आपका बिस्तर लगाऊंगी। नैना दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ी थी। पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर आपकी बहू आज से बदल गई है। विश्वनाथ मुस्कुरा दिए। बेटी, इंसान वही बड़ा होता है जो अपनी गलती मानने की ताकत रखे। शाम को पूरा परिवार नदी किनारे बैठा। लाल सूरज पानी में तैर रहा था। आद्या ने धीरे से कहा, दादा, आपसे एक बात पूछूं? क्या आप फिर कभी नाराज नहीं होंगे? विश्वनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं क्यों नाराज हूँ? तुम्हारी आई एम सॉरी में इतना प्यार है कि मेरी उम्र भर की नाराजगी भी भर गई। वैभव बोला, दादा, कमला आंटी अब हमारे साथ रहेंगी ना? कमला शर्म से बोली, अरे नहीं बेटा, मैं तो बस। आद्या बीच में बोली, दादा ने कहा था ना, रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है। तो आप भी हमारी दीदी जैसी होंगी। कमला के आंसू छलक पड़े। भगवान ऐसे ही घर जोड़ता है बेटा। विश्वनाथ ने नदी की तरफ देखा, मानो मैं से कह रहे हूँ, देख, तू नहीं रही, पर तेरा दिया हुआ प्यार आज भी इस घर को जोड़ रहा है। हवा में एक भारी सन्नाटा और फिर बच्चों की हंसी। एक परिवार जो टूटकर बिखर गया था, आज वही परिवार माफ़ी से फिर से जुड़ के, क्योंकि गलती करने से बड़ा पाप है। गलती मानने से इनकार करना और माफ़ी देने से बड़ा पुण्य है। किसी टूटे दिल को फिर से जोड़ देना